भारत में इस वक्त एक बहुत बड़ी कशमकश चल रही है। एक नया कानून लाया गया है। कहा गया है कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वही समुदाय इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए समझते हैं कि ये कानून जो सुरक्षा का वादा करता है, वो एक बड़े विवाद का केंद्र आखिर बना क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संगीता देवी। ये जो आवाजें हैं ना, ये पूरे भारत में गूंज रही हैं। हजारों की तादाद में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सड़कों पर हैं और वो सब ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम में लाए जा रहे एक नए संशोधन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनकी बस एक ही मांग है, ये कानून वापस लो। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर कोई समुदाय उस कानून का इतना जबरदस्त विरोध क्यों करेगा जिसे उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। क्या ये सच में सुरक्षा है या फिर ये किसी की पहचान को कंट्रोल करने का, उसे नियंत्रित करने का एक तरीका है। इस पूरे संघर्ष की जड़ें पता है इसी सवाल में छिपी हैं। अच्छा, सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि इस संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि फर्जी ट्रांसजेंडर लोगों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। उनका तर्क है कि इससे ये पक्का होगा कि सरकारी योजनाओं का जो फायदा है वो सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। और दूसरी तरफ है समुदाय, जिनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उनकी जिंदगी और पहचान को बदलने वाला इतना बड़ा कानून बनाने से पहले उनसे पूछा तक नहीं गया, कोई सलाह नहीं ली गई। उन्हें लगता है कि ये सुरक्षा का बस एक मुखौटा है और इसके पीछे की कोशिश उनके अस्तित्व को कंट्रोल करने की है। अब आते हैं इस पूरी लड़ाई के केंद्र में, पहचान। जरा सोचिए, एक इंसान का अपनी पहचान को खुद तय करने का अधिकार, जो एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही पर्सनल एहसास है, वो अब कैसे एक सरकारी प्रक्रिया में बदला जा रहा है। इसे समझना इस पूरे विवाद को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों का जो सफर रहा है वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, नालसा जजमेंट, जिसने स्व पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को एक मौलिक अधिकार बना दिया। फिर 2019 का जो कानून था वो भी काफी हद तक इसी भावना पर आधारित था। लेकिन अब ये जो नया संशोधन है ना, ये इस पूरी प्रगति को ही पलटने का खतरा पैदा कर रहा है। तो ये स्व पहचान है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बिल्कुल साफ कहा था कि किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान उसका अपना एक आंतरिक अनुभव है। ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि कोई डॉक्टर क्या कह रहा है या कोई मेडिकल टेस्ट क्या दिखा रहा है। ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। अब यहाँ देखिए बदलाव कितना बड़ा है। पहले अपनी पहचान बताने के लिए क्या करना होता था? बस एक साधारण सा हलफनामा, एक एफिडेविट देना होता था। पर अब इस नए संशोधन के तहत एक सरकारी मेडिकल बोर्ड ये तय करेगा कि किसी की पहचान असली है या नहीं। मतलब जो चीज पहले एक अधिकार थी, उसे अब एक सबूत में बदल दिया गया है। देखिए, कानून सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं होते, उनका सीधा और गहरा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए अब इन कानूनी बदलावों के मानवीय पहलू को समझते हैं। देखते हैं कि लोगों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। सिर्फ एक बदलाव की वजह से लगभग 32,000 लोग, जिन्होंने कानूनी तौर पर अपनी पहचान हासिल कर ली थी, वो रातों रात अपनी कानूनी पहचान खो देंगे। उनका पूरा वजूद एक झटके में सवालों के घेरे में आ जाएगा। और जब एक मुख्य पहचान पत्र रद्द होता है ना, तो इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है। बैंक खाते, नौकरियां, पढ़ाई लिखाई, प्रॉपर्टी के अधिकार, यहाँ तक कि शादी करने की कानूनी क्षमता, सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये सिर्फ एक कार्ड खोना नहीं है, ये तो समाज में किसी के पूरे कानूनी अस्तित्व को ही मिटा देने जैसा है। समुदाय के सदस्य हैं आरोही और उनकी बातों में ये डर और गुस्सा साफ झलकता है। उनका मानना है कि ये कानून उन्हें मिटाने की एक साजिश है और वो अपनी मौजूदगी की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आर्यन पाशा, जो एक ट्रांस मैन है, वो एक और बहुत जरूरी पहलू सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार उन्हें एक छोटी सी परिभाषा में बांध देना चाहती है, जो उनकी सच्चाई से कोसों दूर है। उन्हें एक सम्मानजनक जिंदगी चाहिए, कोई सरकारी ठप्पा नहीं। और मिलिंद डॉक्टर तो इस पूरी लड़ाई का सार ही बता देते हैं। वो कहते हैं कि ये किसी सरकारी प्रक्रिया या सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, ये एक मौलिक मानवाधिकार का सवाल है जिस पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। तो असल में ये लड़ाई सिर्फ एक कानून के संशोधन से कहीं ज्यादा बड़ी है।
ये उन गहरी और व्यवस्थागत समस्याओं को उजागर करती है जिनका सामना ट्रांसजेंडर समुदाय दशकों से करता आ रहा है। ये अपने भविष्य और अपने सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। कानूनी असमानता तो पहले से ही मौजूद है और ये बहुत परेशान करने वाली बात है। मिसाल के तौर पर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उस अपराध में ज्यादा से ज्यादा सजा सिर्फ 2 साल है, जबकि एक सिसजेंडर महिला के मामले में, यानी वो महिला जिसका लिंग जन्म के समय तय किए गए लिंग से मेल खाता है, यही सजा कम से कम 10 साल है। ये साफ दिखाता है कि कानून की नजर में भी सबकी जिंदगी बराबर नहीं है। अब जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए। सरकार सुरक्षा और कल्याण की बातें तो करती है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो बजट दिया जाता है उसका 10 से 12% से ज्यादा कभी खर्च ही नहीं हो पाता। ये आंकड़े सरकार की नीयत पर ही बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सरकार की अपनी बनाई हुई नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के ही 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप साफ है, कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का एक बयान इस पूरी संघर्ष को एक बहुत बड़े संदर्भ में रखता है। उनका मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ एक समुदाय की नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। उनका तर्क है कि जब सबसे कमजोर समूहों के अधिकारों पर हमला होता है तो ये एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करता है जो भविष्य में किसी के भी अधिकारों को खतरे में डाल सकती है। तो हम इस एक बहुत ही अहम सवाल के साथ यहाँ रुकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की पहचान को परिभाषित करने की, उसे डिफाइन करने की शक्ति सरकार के हाथों में आ जाती है, तो क्या ये सच में सुरक्षा है या फिर नियंत्रण? और ये किसी भी समाज के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। रिपब्लिक भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।